बात करेंगे आज प्योर पॉलिटिक्स में योगी सरकार की, जो अपना 8वां बजट आज पेश कर चुकी है। यह बजट 7,36,000 करोड़ का है और इस लिहाज से यूपी का, प्रदेश का अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। यूपी का जो पिछला बजट है वो 6,90,000 करोड़ का था। चुनावी साल में पेश हुए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और कई योजनाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ज्यादा फोकस नजर आया। खासकर महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई अहम ऐलान किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को प्रभु श्री राम और लोक मंगल को समर्पित बजट बताया है। चलिए इस बजट की बड़ी बातें क्या रही, इन तस्वीरों के साथ सबसे पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। 7.36 लाख करोड़ का बजट आज यूपी सरकार की तरफ से पेश किया गया और अब तक का सबसे बड़ा बजट है यह आंकड़ों के लिहाज से। इसमें 24,000 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं और इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। पब्लिक हेल्थ लैब के लिए 952 करोड़, लखनऊ में 1500 एकड़ में बनेगी एरो सिटी और फ्यूचर एनर्जी पर 4,000 करोड़ का MOU भी सामने रखा गया। स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं तो मुख्यमंत्री आवास के लिए 1,140 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,058 करोड़ निर्धारित किए गए हैं तो जो पावर लूम बुनकर हैं उनके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। आगरा मेट्रो, उसके लिए 346 करोड़ का प्रावधान है तो कानपुर में भी मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जैसे जैसे ये बड़े बड़े ऐलान किए गए, लेकिन इस बजट की खासियत ये रही इसका धार्मिक पहलू। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि ये बजट श्री राम को समर्पित है, तो बजट में इसकी झलक भी साफ नजर आई है। यूपी के इस मेगा बजट को आस्था को समर्पित बजट कहा जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि इस बजट में धार्मिक स्थलों पर खास फोकस रखा गया। रामनगरी अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ की राशि को मंजूर किया गया तो वहीं अयोध्या एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है। अगले साल होने वाले प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का ऐलान किया गया और इसी तरीके से धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए भी 1,750 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। योगी सरकार और बीजेपी इस बजट को लोक मंगलकारी बजट बता रही है। क्या क्या कहा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। और हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का बजट ये आएगा। तो आपको याद होगा अखिलेश यादव ने जब आम बजट पेश किया गया तो उसको भी विधायी बजट बताया था और उसके बाद जब अब यूपी का बजट आया तो उसे अखिलेश यादव ने फेल बजट बता दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा इस वक्त रुक करेंगे एहतेशाम सिद्दीकी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, इतिहास का सबसे बड़ा बजट, ऐतिहासिक बजट उत्तर प्रदेश राज्य से इस बार निकलकर सामने आया और सबसे बड़ी बात यह है अयोध्या काशी मथुरा महाकुंभ, यानी कि धार्मिक लिहाज से इस बजट को सेंटर में रखते हुए एक बड़ा संदेश 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश से निकला है। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज सदन में पेश किया है और हर वर्ग का ख्याल किया है। अगर हम बात करें तो युवा, महिलाएं, कानून व्यवस्था, गरीब, किसान, हर वर्ग का ख्याल किया और खास
से प्रधानमंत्री ने जिन 4 बिंदुओं का जिक्र किया था, जिन चीजों को लेकर सेंट्रल का बजट आया था, उसी मॉडल पे यूपी का बजट पेश किया गया है। और यूपी का बजट इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, अगर हम बात करें अयोध्या, प्रयागराज और धार्मिक और पर्यटक स्थल पर, तो धार्मिक और पर्यटक स्थल पर सरकार इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने जा रही है कि उससे आने वाले वक्त में जहां एक तरफ रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, वहीं पर्यटकों में काफी इजाफा होगा और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की आय बढ़ेगी और साथ ही जो बेरोजगार लोग हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। हाँ, विपक्ष सरकार पर इल्जाम जरूर लगा रहा है कि कुछ नहीं दिया है, लेकिन सरकार ने बहुत कुछ दिया है और जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए हर स्कीम में उसने पैसा ट्रांसफर किया है, चाहे महिलाओं की बात की जाए, सुकन्या की बात किया जाए या आंगनबाड़ी की बात की जाए, कहीं किसी की चीज को ले लिया जाए, तो हर फंड में उसने पैसे का इजाफा किया है। और खास तौर पर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसे योगी सरकार ने दिए हैं और योगी सरकार का साफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास, और हम ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं कि हर लोगों का विकास हो। तो उस हिसाब से सरकार ने काम किया और सरकार ने खास तौर से नगर विकास को भी बहुत ज्यादा बजट दिया है ताकि आने वाले वक्त में जो छोटे छोटे जिले हैं उनका विकास किया जाए। तो ये चौमुखी विकास का बजट कहा जा सकता है, क्योंकि जिस मॉडल पे केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, अपना अंतरिम बजट पेश किया है और उसी मॉडल को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना फुल फ्लेज बजट पेश किया है और पिछली बार की अपेक्षा काफी बड़ा बजट पेश किया और हर मद में उसने पैसे बढ़ाए। तो कहीं न कहीं इसका फायदा धार्मिक स्थलों को होगा और यूपी में महाकुंभ होने जा रहा, तो फायदा उसका भी होगा यूपी को। जी, कहीं ना कहीं अयोध्या, काशी, मथुरा महाकुंभ के लिए योगी सरकार अपना खजाना खोलती हुई नजर आई है और सबसे ज्यादा जिसको सेंटर में रखा गया एहतशाम वो अयोध्या को लेकर रहा। ये कहा गया कि वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर अयोध्या आने वाले वक्त में बड़ा बनकर उभरने वाला है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। लेकिन इसके साथ साथ तमाम ऐलानों के बीच ये भी खास ख्याल रखा गया कि रोजगार में बढ़ोतरी हो और उसके लिए अलग अलग प्रावधान यूपी के मेगा बजट में शामिल किए गए। जी हाँ, देखिए सरकार ने बहुत ही मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने धार्मिक स्थलों को चुना है। सरकार ये चाहती है कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन दृष्टि से इस हिसाब से विकसित किया जाए जैसे अयोध्या का मॉडल है। अयोध्या में फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है जिससे एयरपोर्ट के आसपास टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां लोगों को रोजगार होगा, टैक्सी का व्यापार बढ़ेगा, दुकानें बढ़ेगी, गाइडों की संख्या बढ़ेगी। उसी तरह मंदिर के आसपास का सौंदर्यीकरण किया है। यही मॉडल अख्तियार करते हुए खास तौर से प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या जो तमाम धार्मिक स्थल है उसका चौमुखी विकास करने का फैसला किया। हर सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया जा रहा है। यूपी की जो सड़कें हैं, जो लिंक एक्सप्रेसवे है, उसको भी एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है ताकि हवाई यातायात के साथ अगर रेल यातायात मजबूत है तो रोड की को भी हम अपने मजबूत करें। और खास तौर से जो उद्योगपति हैं उनको संसाधन सुलभ कराने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। बिजली के क्षेत्र में उसने पैसा लगाया है, खासतौर से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फंड का इंतजाम किया है। तो कोई ऐसा मद नहीं है जिसपे पैसे का इजाफा नहीं किया है। खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसा खर्च किया जा रहा है, महिलाओं के लिए पैसा खर्च किया जाए, जितनी महिलाओं की स्कीम है उसका बजट बढ़ा दिया गया है। खासतौर से बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए जो योगी सरकार बजट खर्च करती थी उसमें काफी इजाफा किया है। तो चारों तरफ उसने बजट का इजाफा किया है और हर विभाग को पर्याप्त धनराशि और इसमें कितना रोल एहतशाम, कितना रोल उस निवेश का देखने को मिला है? जाहिर है कि उसके बाद सरकार का खजाना भी बढ़ा है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि कैसे योगी सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है प्रदेश के अंदर। आज जब जिक्र किया गया तो एरो सिटी तक का जिक्र किया गया और ये एरो सिटी हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं कि कितना पावरफुली उसको डेवलप किया गया है। अब जब एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, बड़े बड़े इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी तो एरो सिटी की भी जरूरत है। वो रोजगार से तो जुड़ेगा ही, लेकिन प्रदेश की एक सुंदर तस्वीर पूरे देश भर के सामने रखने वाला है। जी हाँ, देखिए एरो सिटी की बात करें तो एक महाप्लान लेके सरकार चल रही है। चाहे वो अयोध्या सर्किट की बात की जाए, अयोध्या के आसपास का डेवलपमेंट करना, चाहे वो प्रयागराज की बात हो, चाहे वो काशी की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, साथ ही लखनऊ को लेकर एनसीआर की तरह एक मॉडल पेश किया जा रहा है। इन सब का विकास करने जा रही है सरकार और सरकार ये पूरी कोशिश में लगी हुई है कि हर सेक्टर का विकास किया जाए और पूरा एक बैलेंस करके इसको लेके चला जाए। सरकार हर वर्ष इन्वेस्टर समिट करती है जिसमें देश के साथ साथ विदेशों के भी लोग यहाँ आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इस बजट सत्र के बाद सरकार औद्योगिक विकास पर भी काफी पैसा खर्चा करने जा रही है और फरवरी में ही सरकार अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है।
और जानकार सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि 20 से 28 की डेट रखी गई है। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से इसको डेट फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री वाराणसी भी दौरे पे जाना चाह रहे हैं, लखनऊ भी आना चाह रहे हैं। वाराणसी में टर्मिनल 3 का उद्घाटन वो करेंगे, वहीं यहाँ पे ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं निवेश के संसाधन बढ़ेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, उनको क्या सहूलियत दिया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इस मद में भी सरकार ने काफी पैसा दिया है। तो जो चौमुखी विकास होगा उससे कहीं न कहीं प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश में खुशहाली आएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फायदा जो योगी सरकार लेना चाहती है, और जरा इसको भी एहतशाम समझाइएगा, क्योंकि जब आज अयोध्या का जिक्र किया गया, अलग अलग धार्मिक स्थलों का जिक्र किया गया, तो उसी के साथ साथ काशी और मथुरा की बात भी की गई। ये हम सब जानते हैं कि काशी और साथ ही उसके मथुरा, उसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। तो क्या सिर्फ 2024 चुनाव के लिहाज से, बल्कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी काशी और मथुरा का बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ ने इस बजट के जरिए दिया? जी हाँ, देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि राम राज्य आ गया है, यानी आने वाले वक्त में लोग अब यूपी से दंगों का नाम भूल जाएंगे। अयोध्या को जिस मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, जिस मॉडल की दुनिया में चर्चा हो रही है, उसी मॉडल को वो अख्तियार करेंगे आने वाले वक्त में मथुरा में। तो सरकार इस हिसाब से अपनी प्लानिंग लेके चल रही है कि आने वाले वक्त में चाहे वो फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल की हो, चाहे वो रोड की हो। अगर हम अयोध्या की देखा जाए, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या सर्किट में जो एयरपोर्ट बन गया है, वहां से हर स्टेट की फ्लाइटों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही रेल यातायात को सुलभ बनाने के लिए विश्व स्तरीय वहां पे बाकायदा स्टेशन बना दिया गया। छोटे छोटे हाल्ट को भी स्टेशन में तब्दील कर दिया गया। सिटी के अंदर लग्जरी बसें चलाई जा रही है, हर तरफ की रोड को करेक्ट किया जा रहा। वही हाल मथुरा को भी फोकस इससे किया गया है कि आने वाले वक्त में सरकार अपना जेवर एयरपोर्ट चालू करने जा रही है, और जेवर एयरपोर्ट को चालू होने से मथुरा जैसे धार्मिक स्थल को काफी बड़ा इजाफा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में जो फ्लाइटों का लोड है वो सारा लोड जेवर एयरपोर्ट पे आ जाएगा, और जेवर एयरपोर्ट के बनने से इंटरनेशनल फ्लाइटों का भी संचालन शुरू हो जाएगा। चाहे एनसीआर की बात करें, गुड़गांव की बात करें, सारी फ्लाइटों को, सारे यात्रियों को जेवर एयरपोर्ट से चीजें मिलेंगी। और वाराणसी में टर्मिनल 3 का भी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे। तो ऐसे में सरकार चौमुखी विकास को लेकर चल रही है, और धार्मिक स्थलों पर उसका खास तौर से फोकस है, क्योंकि लोगों के मनों में ये बात डालना चाहती है कि सरकार धार्मिक स्थलों को काफी इजाफा कर रही है, और पर्यटक की दृष्टि से इजाफा कर रही है। वो देश के ही नहीं पर्यटक, बल्कि विदेशों के भी पर्यटक को अपने यहाँ बुलाना चाहती है, और रोजगार के संसाधनों में डेवलपमेंट करना चाहती है। जी, क्या आपको लगता है एहतेशाम कि अपने इस बजट के जरिए, और ये खैर कहने की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में नजर भी आता है कि इससे पहले जब भी उत्तर प्रदेश की बात होती थी तो कहीं ना कहीं उसको बीमारू राज्य के तौर पर देखा जाता था। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार ने इस नैरेटिव को बहुत मजबूती के साथ बदला है? जी हाँ, देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक कुशल मुख्यमंत्री कहे जा सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एहतेशाम, आपको मुझे कुछ सेकंड्स के लिए रोकना होगा। राकेश त्रिपाठी इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत शानदार बजट पेश किया गया है यूपी सरकार की तरफ से, और खास तौर से जिन धार्मिक नगरों को आगे बढ़ाते हुए, पर्यटन स्थल के तौर पर उनको डेवलप करते हुए, रोजगार और महिलाओं की बात करते हुए, इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट का सदुपयोग करते हुए आज जो खाका पेश किया गया, अब बीमारू राज्य नहीं रहा उत्तर प्रदेश, ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश की हर दिन छवि बदलती जा रही है, निखरती जा रही है। वो उत्तर प्रदेश, जब हम बने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में संभाली थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तो उत्तर प्रदेश के पास खजाना इतना खाली था कि उत्तर प्रदेश अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन तक देने के लिए उसके पास संकट की अवस्था थी। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक एक कदम बढ़ते हुए किस तरह से आज देश का इतना बड़ा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट, 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आज देने का काम किया है। ये एक चरणबद्ध तरीके से कैसे उत्तर प्रदेश बदला है, ये उसकी एक पूरी कहानी है। और आज के इस बजट में आप देखेंगे तो चाहे वो गांव का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, वो ये अलग अलग समाज के लिए हो, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए हर प्रकार की योजनाएं देने का काम किया है। कोई क्षेत्र छूता नहीं है। सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास के लिए आज ये बजट ने आज प्रावधान किए हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज जो
छवि आज दुनिया भर के सामने जा रही है, वो एक बहुत सकारात्मक तौर पर जा रही है। और आने वाले समय में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, जिससे भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य पूरा कर सके, विकसित भारत बन सके, उसमें उत्तर प्रदेश अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक तरफ जहां पर जब आम बजट आया उसको विदाई बजट बता दिया सरकार का, अब जब यूपी बजट आया तो उसको पूरी तरह से फेल बजट बता दिया। अब बार बार ये कहते रहे हैं वो कि सारी आधारशिलाएं हमने रखी, लेकिन क्रेडिट लेने का काम योगी सरकार ने किया और यही काम वो आगे भी करती हुई नजर आ रही है। काफी निराश नजर आए अखिलेश यादव पेश किए गए इस बजट से। अखिलेश यादव जी सरकार से निराश नहीं है, सच में अपने प्रदर्शन से निराश है। उन्होंने हर संभव प्रयास किए, हर तरह के गठबंधन बनाए। उन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी परास्त हो गए। वो कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, राहुल गांधी जी के हाथ में हाथ डाल करके घूमे, फिर भी परास्त हो गए। छोटे छोटे दल सुभाषपा और केशवदेव मौर्य की महान दल जैसे दलों का साथ लेकर के उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी पराजित हो गए। और हर पराजय के बाद इनके गठबंधन के पार्टनर से इनका हाथ झटक करके छोड़ दिया। तो ऐसे में इस निराशा के भंवर में 2024 का चुनाव वो कैसे लड़े, किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाए, इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनको दिन रात केवल साढ़ दिखाई पड़ता है। इस साढ़ के पीछे एक जो बजट बड़ा बजट हुआ करता था, बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी अवैध स्लॉटर हाउस की, आज उस अवैध स्लॉटर हाउस की कमाई उनको बार बार याद आती है और इसलिए वो बार बार साढ़ों का जिक्र करते हैं। कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज इतनी नकारात्मकता में जी रहे हैं कि वो हर सकारात्मक बात में भी नकारात्मकता ढूंढने की प्रयास करते हैं। ठीक है राकेश जी, आप बने रहिएगा क्योंकि सपा के प्रवक्ता मनोज काका जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, खुश नहीं है आप पेश किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से? नहीं, खुश का सवाल यह है ना कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिखते हैं कि फागुन की धूप नशीली है। बीजेपी के प्रपंची प्रवक्ताओं को सिर्फ भ्रष्टाचार, अपने घर में आ रहे भ्रष्टाचार के पैसे के दृष्टिकोण से नहीं, इस उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आज गांव में हालात क्या है, किसान के पास क्या है। आज उत्तर प्रदेश के सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, नौजवान घूम रहे हैं और सांड घूम रहे हैं। अब नौजवान जब यहाँ आ जाएगा लखनऊ में, कहेगा कि हमें रोजगार चाहिए तो उस पर बर्बरता पूर्वक लाठी मारी जाएगी। तो सरकार रोजगार सृजन के लिए 54 रुपए का प्रबंध न कर पाई। जिस सरकार का शिक्षा का बजट, जिस सरकार के स्वास्थ्य का बजट आधा पिछले वित्त वर्ष का भी खर्च न हो पाया हो, और जो सरकार सिर्फ मुगालते में, जो सरकार आपने देखा होगा कि 1090 की जो बेटियों को जो सरकार वेतन न दे पा रही हो, जिस सरकार में हजारों आप संविदा कर्मी जो स्वास्थ्य विभाग में हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो सरकार को झूठ बोलना है तो वो झूठों की हालात है। सिर्फ झूठ के आधार पर, तो झूठ के आधार पर कहीं उत्तर प्रदेश में जो साथी हैं इनसे मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश कोई एक जनपद बता दीजिए जहाँ कोई सड़कें बनी हो, जहाँ कोई हॉस्पिटल बना हो, कहीं कोई विकास होता हुआ भी दिखना चाहिए। कि सिर्फ आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने को ही अगर आप विकास मान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यहीं चले जाइए, लखीमपुर चले जाइए, गुजरात में जाइए, किसानों के घरों में देखिए। राकेश जी सुन रहे हैं आप? राकेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं, 40,000 करोड़ ग्लोबल इन्वेस्टर से समिट से आए हुए मनोज काका जी को नजर नहीं आते। झूठ का पुलिंदा आप पेश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त आपकी सरकार है, और आप बात करते हैं कि इतना शानदार ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया हमने। देखिए, कोई अगर सोया हुआ व्यक्ति हो तो उसको तो झिझोड़ करके जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जाग करके सोने का नाटक करने लगे तो उसको बहुत भारी आतिशबाजी से भी जगाया नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग बेहतर ढंग से जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, और उत्तर प्रदेश का मतलब केवल मैनपुरी, कन्नौज और इटावा नहीं रह गया है, आज अमेठी और रायबरेली नहीं रह गया है, बल्कि सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक आज पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे कायाकल्प हुआ है। चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे वो आज पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे आज वो हर घर में उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री आवास से पक्का छत देना हो, या आज उनको आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज मुहैया कराना हो। 65 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने हैं, हवाई जहाज से आज लोग यात्रा कर रहे हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आज संचालित हो चुके हैं। लेकिन ऐसी लंबी कहानियां मैं बताऊंगा, फिर भी मनोज काका जी कहेंगे कि ये सारी बातें किताबी हैं। मुझे लगता है कि उनको घरों से निकलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग अपनी हताशा से, निराशा से बाहर आए,
बाहर निकल करके देखें, अखबार पढ़े, टीवी देखें, बाहर लोगों से मिले, तो शायद उन्हें शायद परिवर्तन महसूस होता हुआ दिखाई देगा। बताइए मनोज काका जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ही चले जाते तो जो 40,000 करोड़ आया वो दिख जाता। आप तो पीडीए में व्यस्त है, आप इस बात पे व्यस्त है और दावा ये कर रहे हैं कि 80 की 80 हमारी। नहीं, देखिए, जो साथी ने जो बात बताई, जिस जनपद का नाम लिया है वो हमारे गृह जनपद का बगल का जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में हालात ये है कि आए दिन आदिवासियों पर हमला हो रहा है और सोनभद्र के संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे, अगर साथी में साहस होगा, वहाँ 200 रुपया 150 रुपया प्रति घन मीटर वाला परमिट 1800 रुपया घन मीटर बिक रहा और उसके भ्रष्टाचार के पैसे आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वही सहारनपुर के अभी देख लीजिए क्या हालात है। अभी मेरठ में आज बेटी एक जल रही है, दू करके जिस प्रदेश में बेटियां जलाई जा रही हों, उस प्रदेश के अगर सामंती संस्कार वाले प्रवक्ताओं को, नेताओं को, मुख्यमंत्री को और उसके मिनिस्टर को अगर ये दिखता हो जहां बेटियां जल रही हो, वहां आप कैसे कहेंगे कि क्या ही सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश आतंक, भ्रष्टाचार, चरम गुंडागर्दी। आप जनपद का नाम लीजिए, गाजीपुर से गाजियाबाद तक मैं बताऊं कहां क्या क्या घटनाएं घटी। क्या यह सच नहीं है कि बीएचयू में एक आईटी की बेटी के भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने नोचा और इनको दिखता नहीं है? अरे कौन सी पट्टी बांधे हुए हो आप कौन सी पट्टी बांधे हुए हो अपने आंखों पे भाई? इतनी मर्माहत नहीं होते हो लोगों के पीड़ा से। मैंने तो कहा कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या कुत्ता पशु अभी सड़कों पर हैं कि नहीं? आज की घटना है कानपुर में, एक परिवार के 6 के 6 लोग मौत के मुंह। ठीक है, यानी कि आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, जिसको लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। राकेश त्रिपाठी जी, आपका शुक्रिया करूंगी। मनोज काका जी आप रहिएगा। आलोक अवस्थी जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक जी, थोथा चना बाजे घना, यही है आपकी सरकार जो इस वक्त मनोज काका कह रहे हैं कि जो कुछ भी है कागजों में है, बयानों में है, लेकिन जब धरातल पर उतरेंगे तो आपके खुद की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रही है और समाजवादी पार्टी इसको विफल बजट बता रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को आपको याद रखना नहीं चाहता है, क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल याद किया जाता है तो गुंडागर्दी, दंगा और आपराधिक घटनाओं के साथ साथ आतंकवादी घटनाएं सामने आती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये प्रचलित था कि जो है पूरा परिवार के लिए पूरी राजनीति होती थी और सारी योजनाएं का लाभ परिवार को ही मिलता था, जनता को नहीं मिलता था, इसलिए जनता ने उनको नकार रखा है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कहते हैं हम उनको हम पूरी छूट देते हैं, कुछ भी कहते रहे, क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए ही बचा है, कुछ करने के लिए नहीं बचा है। 7,36,000 करोड़ से अधिक का बजट उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार से लगभग 2.5 गुना बजट हमारा हो चुका है और लगातार हम जो है जिलों को, देश को, प्रदेश को सुदृढ़ करते आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का योगदान देश की जीडीपी में दूसरे स्थान पर है। अगर हम आज उत्तर प्रदेश को एक गंवारू प्रदेश से और एक पिछड़े प्रदेश से निकाल करके आज उद्यमियों का प्रदेश बनाने के में कामयाब हो पाए हैं, इसके लिए हमारी कानून व्यवस्था बहुत बड़ी जिम्मेदार है, जिसको हमने उन्होंने ठीक किया है। जो जिस तरीके से एक्सटॉर्शन की घटनाएं समाजवादी पार्टी में होती थी, उद्यमियों को पलायन हो रहा था यहाँ से, आज वो रुका है और आज उत्तर प्रदेश उद्योग का शहर कहा जा रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, विंध्यधाम हो, चित्रकूट हो या नैमिषारण्य हो, लगातार विकास हो रहा है और देश और विदेशों के नक्शे पर इन पर्यटन केंद्रों का, धार्मिक स्थलों का बाकायदा जो है जनता बराबर पूछ रही है, जांच रही है और आ रही है। और हम एक बात साफ साफ कहते हैं कि सांस्कृतिक पहचान के केंद्रों का हम डेवलप कर रहे हैं। 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रबंध इस बार के बजट में नई योजनाओं के लिए किया गया है। ठीक है, पुरानी योजनाएं तो हम चला ही रहे हैं। आपने देखा कि सारे जितने भी मार्गों को देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्गों को देख लीजिए, लेकिन इसके साथ ये भी तय है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बल्कि आगामी 2024 चुनाव को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बजट के जरिए बहुत कुछ साधने की कोशिश की है। दूसरी तरफ विकास का पहिया तो आगे बढ़ ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।